नाजरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सदाकत एट लॉ। मैं हूं मिर्ज़ा सदाकत अली, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और मैं अपने चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूं। मेरा प्रोग्राम, मेरे व्यूअर्स इतने बहुत ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जो सीरियस लोग हैं वो मेरा प्रोग्राम देखते हैं। पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी, और यूरोप में भी, अमेरिका, कनाडा में भी मुझे जो मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, उसकी रोशनी में मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। और ज़्यादातर लोग दूसरे प्रोग्राम देखते हैं, गाड़ियों के वीलॉग हो गए, या वो फैशन के, या म्यूज़िक के, या टिकटॉक। तो हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। मैं तो अपने वतन पाकिस्तान की मोहब्बत में जो है वो काम कर रहा हूँ। और आज का मेरा जो लेक्चर है शॉर्ट है, ब्रीफ है, लेकिन थोड़ा सा ये आपके लिए होगा, ये आई ओपनर होना चाहिए आपके लिए। आपको समझना चाहिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं और हमारे हमसाया ममालिक जो हैं वो तरक्की करते करते कहाँ चले गए हैं, उनकी तरक्की की रफ्तार क्या है, और क्या हम तरक्की कर रहे हैं। मैं तो समझता हूँ हम तरक्की नहीं कर रहे। मैं अभी आपको सारी डिटेल कंपैरिजन स्टडी आपको बताता हूँ मुख्तलिफ फील्ड्स की। इससे पहले भी मेरा इससे मिलता जुलता एक लेक्चर आ चुका है जो बाहर के ममालिक में बड़ा पसंद किया गया। इंडिया से भी मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि आपने बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम बनाया है, और हमें तो अपने मुल्क के बारे में भी इतना पता नहीं था। उसमें मैंने डैम्स की बात की थी, कोई एग्रीकल्चर की बात की थी, कोई और बातें की थी। अब आज की मैं कुछ और नई बातें हैं। ये बातें पहले मैं अपने लेक्चर में नहीं की, जो आज की नई बातें हैं वो ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, आखिर तक देखिएगा। ये मेरा आज का जो लेक्चर है ये है कंपैरिजन, शॉर्ट कंपैरिजन ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कि वो तरक्की की रफ्तार में क्या कंपैरिजन है, कोई कंपैरिजन है भी या नहीं। मैं तो समझता हूँ हमने तो रिवर्स गियर लगाया है, इंडिया ने आगे का गियर लगाया, वो आगे जा रहे हैं, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं। आपको मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स पेश करता हूँ सच्चाई पर मबनी, उससे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि क्या हमने वाकई रिवर्स गियर लगाया। अच्छा, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा हो और उनको मालूमात, बेहतर मालूमात और मयारी मालूमात मिल सके। तो टाइम वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं आगे। शुरू करते हैं कंपैरिजन जो है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आईटी से। आईटी में जो पाकिस्तान की आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो, उनकी मैं पहले तादाद आपको बताता हूँ। उनकी तादाद है, हमारी 24 करोड़ आबादी है। इंडिया का, हमारा आबादी का कोई कंपैरिजन नहीं है, बल्कि किसी भी चीज़ में कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अगर कंपैरिजन कर ही रहे हैं तो ज़रा सुनिएगा। वो कंपैरिजन ये है कि हमारे 24 करोड़ आबादी में परसेंटेज जो है आईटी प्रोफेशनल्स की वो है 0.06%। ये 24 करोड़ आबादी में ये जो कुल अफराद हैं, नौजवान लोग हैं ज़्यादातर, इनकी तादाद तकरीबन 6 लाख के आसपास बनती है। और इंडिया में 1 अरब 45 करोड़ की आबादी है, बहुत बड़ी आबादी है। इसीलिए मैंने अर्ज़ किया ना, कंपैरिजन नहीं है। लेकिन अगर कर ही रहे हैं कंपैरिजन तो ज़रा देखिएगा कि परसेंटेज क्या है। उनकी पूरी आबादी में से 10% लोग आईटी प्रोफेशनल हैं, और आईटी प्रोफेशनल्स भी वो हैं जो बहुत एक्सपर्ट हैं और बड़े फास्ट हैं, बड़ी स्किल वाले हैं। स्किल बहुत अच्छी है इंडिया के आईटी प्रोफेशनल्स की। अच्छा, एक बात याद रखिए, मैं पाकिस्तानी हूँ, ये प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए बना रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ मेरा वतन तरक्की करे, ऊपर आए। मेरा वतन और मेरे वतन के लोग जो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे हैं, एक हमारे लीडर और हमारी कौम जो सो रही है वो नींद से जागे। इसका प्रोग्राम का मतलब आप ये ना लेना हरगिज़ कि मैं कोई इंडिया की तारीफ करने के लिए बैठा हूँ या उनकी सताइश के लिए बैठा हूँ,
भाई कंपैरिजन करना तो कोई भी कर सकता है। आप चाइना से कंपैरिजन कर लें, आप अमेरिका से कंपैरिजन कर लें, रशिया से कर लें, क्योंकि वो नेक्स्ट नेबरर है हमारा, हमारे बॉर्डर मिलते हैं, हम एक मुल्क से स्प्लिट अप होकर दो मुल्क बने हैं, तो नियरेस्ट वो हैं। हमारी ज़बान भी मिलती जुलती है, हमारे मौसम मिलते जुलते हैं, हमारी सॉइल मिलती जुलती है, और इस हवाले से कंपैरिजन हमारा जो है, हम करीब करीब जो है इंडिया से ही कर सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा बांग्लादेश से कर सकते हैं। तो अब मैंने आपको बताया कि इंडिया की जो आबादी है आईटी प्रोफेशनल, उसमें 10% है, और 10% की जो तादाद है वो बनती है कई करोड़ अफराद की बनती है। यानी 1 अरब की आबादी में अगर 10% लगाया जाए तो वो तो बनता है 10 करोड़, और अगर 1.5 अरब की आबादी है तो वो 15 करोड़ अफराद हैं जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, और वो हाईली स्किल्ड हैं, बड़े स्किल्ड हैं, बाहर के मुल्कों में जॉब्स कर रहे हैं, अमेरिका में, कनाडा में, सिंगापुर में, मलेशिया में, और फार ईस्ट में भी, और बड़े सब जगह पे इंडियन है। सिंगापुर में जाएं आप देखें, बेशुमार इंडियंस हैं जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं। अभी मैं बारी बारी आपको बताता जाऊंगा। अच्छा, हमारे 6 लाख बंदे हैं, और आपके लोगों को अभी शऊर ही नहीं पैदा हुआ कि हम आईटी में कोई नाम पैदा करें या आईटी का कोई स्किल हासिल करें। आप क्या कंपैरिजन करेंगे और आप क्या तरक्की करेंगे? दुनिया यकसर बदल चुकी है। अब दुनिया वो नहीं रही कि आप खत लिखते थे इंग्लैंड, और 2 महीने के बाद वो पत्र जो है वो वहाँ पहुँचता था लंदन में जाके। अब इधर आपने ईमेल किया, इधर आपने व्हाट्सएप किया, और उधर वो उसी लम्हे वहाँ डिलीवर हो गया। दुनिया इतनी फास्ट हो चुकी है, और आपकी कौम ने बाकी कौमों के साथ उसी रफ्तार से चलना है। अगर आप अपनी रफ्तार नहीं बढ़ाएंगे, नींद से नहीं जाएंगे, तो सोते रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, दुनिया आपसे बहुत आगे निकल जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स क्या है और इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट्स क्या है। इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट है $150 बिलियन ईयरली, सालाना की बुनियाद पर, और पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट कितनी है? ओनली $1 बिलियन, सिर्फ 1 अरब। कहां 150 अरब यूएस डॉलर और कहां 1 अरब, कितना ज्यादा फर्क है। अच्छा, अब आइंदा आने वाले सालों में इंडिया ने नेक्स्ट 5 ईयर्स में टारगेट ये रखा है कि हम आईटी एक्सपोर्ट्स में $1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की एक्सपोर्ट करेंगे। ये उनका टारगेट है, उनका एक मिशन है। वो अपने मिशन में मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और अच्छी बात जो है उसकी तारीफ करनी चाहिए। ये तो नहीं है कि वो हर बात में हम कहें नहीं वो झूठे हैं। हमने तो ये सोच लिया है कि जी वो तो गौ मूत्र पीते हैं और वो तो ये करते हैं, वो मूर्तियों की पूजा करते हैं। वो करने दो यार, गौ मूत्र पीते हैं, पीने दो। आप अल्लाह की परस्तिश करते हैं, आप मस्जिद में जाते हैं, आप मस्जिद में जाओ, आप अपने ईमान और कुरान के मुताबिक आप अपने मजहबी फ़राइज़ अदा करो, आप रोज़े रखो, आप हज करो। लेकिन बाकी दुनिया के साथ भी तो आपने कंपटीशन करना है ना, उसमें आप पीछे क्यों रह जाएंगे? अल्लाह ने कहा ये आईटी जो है या बाकी जो शोबा है ज़िंदगी है, अल्लाह ने कहा, हमारे नबी ने कहा है इल्म हासिल करो, ताकि अगर तुम्हें चीन भी जाना पड़े तो इल्म हासिल करने के लिए जाओ। अल्लाह ने और आपके नबी ने आप मुसलमानों को इल्म हासिल करने से हरगिज़ नहीं रोका, बल्कि ज़्यादा जोर दिया इल्म हासिल करने का। हम तो किसी शुमार में ही नहीं। अब आ जाएं, अमेरिका के हम दोस्त हैं, हम अमेरिका के दोस्त हैं, और हम ये कहते हैं जो भी हुकूमत आती है वो अमेरिका से बाहर हट के नहीं चलती। जो अमेरिका डिक्टेशन देता है वही वो मानते हैं, और अमेरिका जो है वो दोस्त तो हमारा एपरेंटली बना हुआ है, जाहिर हमारा दोस्त है,
लेकिन अंदर से हमारी जड़ें काट रहा है, हमारा दुश्मन है। वो सच्ची दोस्ती अगर निभा रहा है तो इंडिया के साथ निभा रहा है। आप मुझे बताएं कि एप्पल कंपनी जो एक है, जो आईफोन्स बना रही है, वो उन्होंने प्रोजेक्ट लगाए हैं इंडिया में, और इस वक्त एप्पल कंपनी के इंडिया में आईफोन जो है 25% जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। और आइंदा आने वाले 5 साल में एप्पल कंपनी का तमाम मैन्युफैक्चरिंग चाइना से शिफ्ट करके वो इंडिया में ला रहे हैं, और 100% आईफोन आइंदा आने वाले 5 सालों में इंडिया में बनेंगे। पाकिस्तान में एक भी वो एप्पल कंपनी का कोई वो नहीं है प्रोजेक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से हो। क्या ये सरजमीन नहीं है? क्या लोग यहाँ नहीं रहते? हमारे पास एक्सपर्ट्स ही नहीं है, हमारी फॉरेन पॉलिसी इतनी कमज़ोर है, और हमने अमेरिका को दोस्त बनाया है, यानी वो दुश्मन की शक्ल में हमारा दोस्त है। हम कहते हैं वो हमारा दोस्त, वो दोस्त नहीं है, वो सही दोस्ती इंडिया के साथ निभा रहा है। अब आगे चलें, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये मैं तीसरी बात कर रहा हूँ। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में हमने सिर्फ ये बाहर से आए हुए पुर्जे जो हैं, जिसमें टोयोटा है, सुजुकी है, होंडा है, किया है, आइसुजो है, और इसके अलावा कुछ और कंपनियां हैं, चंगान वगैरह कुछ चाइनीज़ आ गई हैं, वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, सिर्फ असेंबल कर रहे हैं। पार्ट्स यहाँ नहीं बनते। कोई पार्ट थाईलैंड में बनता है, कोई ताइवान में बनता है, कोई मलेशिया में बनता है, बाहर से पुर्जे आते हैं, ये जोड़ के हमारे हवाले कर देते हैं। वेयर इंडिया की ऑटोमोबाइल कंपनी बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो उनकी अपनी कंपनियां, उनमें से एक टाटा बहुत बड़ी कंपनी है। इसके अलावा अब इंडिया ने अपनी जाती लोकल मैन्युफैक्चर्ड इलेक्ट्रिक कार तैयार कर लिया। उसमें पैसेंजर कार भी है और वो भी है लोडर कार भी है, जो 100% इलेक्ट्रिक पे चलेगी। अब आइंदा आने वाला जो दौर है उसमें उन्होंने टारगेट बनाया है कि हम 100% जो गाड़ियां हैं वो भारतीय जो है वो मैन्युफैक्चर करेंगे और उनको इस्तेमाल करेंगे, और कोई कंपैरिजन नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? आप तो बाहर की कंपनियों, हमारा जो पैसा जा रहा है इन कंपनियों को, टोयोटा, होंडा, सुजुकी और ये जितनी भी कंपनियों का हम प्रोडक्ट्स असेंबल कर रहे हैं, ये तो पैसा बाहर चला जाता है। इंडिया का जो पैसा है वो इंडिया में रहता है। जो गाड़ियां इंडिया में ही पार्ट्स वहाँ पे मैन्युफैक्चर होंगे वो पैसा इंडिया में रहेगा, हमारा पैसा जो है वो बाहर चला जाता है। अब मैं आपको एक बड़ी हैरत की बात सुनाऊंगा जो आपके लिए आपको हैरान कर देगी। 2005 में मैं चूँकि लॉयर हूँ और मैं पंजाब बार काउंसिल के ऑफिशियल टूर पे वहाँ से अमृतसर से और दिल्ली से हमें उनकी बार काउंसिल ने लॉयर्स को इनवाइट किया, और 42 मेंबर्स डेलीगेशन जो है इंडिया हमारा गया वाघा बॉर्डर से। मैं भी गया उसके साथ, और मेरे दोस्त मुझे कहने लगे कि आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं तो ये पहली दफ़ा इंडिया आया हूँ, वैसे दुनिया के बड़े ममालिक फिरा हूँ, लेकिन इंडिया में मेरा ख़ास तौर पर ये टूर है, ये स्टडी टूर है। मैं देखूँ उनमें और हमारे में फ़र्क क्या है, आज़ादी के बाद हम कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ खड़े हैं। तो हमारे टूर का एक लंच रखा उन्होंने, बार काउंसिल वालों ने, इंडियन बार काउंसिल वालों ने, लुधियाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। लुधियाना उनके पंजाब में है। जब वहाँ गए तो वहाँ के वाइस चांसलर कोई सरदार जी थे, सिख थे, बड़े अच्छे नेक आदमी थे, जो बज़ाहिर नज़र आ रहे थे शरीफ और बड़े वेल रेड और बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े क्वालिफाइड। और उन्होंने आके तकरीर की। जब उन्होंने तकरीर की और मुझे उनकी तकरीर से एक करंट का झटका लगा। वो कैसे? उन्होंने कहा कि हमारे जो मित्र, हमारे जो दोस्त पाकिस्तान से आए हैं, मैं उनको एक ये बात बताना चाहता हूँ कि ये लुधियाना यूनिवर्सिटी जो है ये यहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये कायम हुई है
ये पाकिस्तान की फैसलाबाद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मुतासर होके पाकिस्तान के बहुत बाद इसका क़याम हुआ है, लुधियाना यूनिवर्सिटी का। और आज लुधियाना यूनिवर्सिटी जो है वो बीज के रिसर्च में और पैदावार की रिसर्च में पाकिस्तान से कई गुना आगे निकल गई है। हमारे लोग काम कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं? हम वही पुराने तरीक़ा कार पे चल रहे हैं अपने एग्रीकल्चर में। मतलब ये मैं अपने पहले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर थी, हम किसी दौर में खुद कफील थे गंदम में, चावल में, कपास में और गन्ने में और दालों में। अब ये तमाम चीज़ों के मैंने नाम लिए हैं, हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। हमारी खाद भी महंगी है, हमारी पेस्टिसाइड्स वो जो कीड़े मार दवाइयाँ हैं वो भी महंगी हैं, हमारी बिजली भी महंगी है। हमारे हुक्मरानों ने सोते हुए और अपने मफाद में एक माफिया कब्जा करके बैठ गया। उन्होंने पॉलिसियाँ ऐसी बनाई कि वो ज़राअत जो है वो मुनाफा बख्श कारोबार नहीं रहा और बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करके वो अपनी जेबें भरते हैं, वो अपने डॉलर जमा करते हैं। और इंडिया जो है, उन्होंने वाइस चांसलर साहब ने बताया कि जितनी पैदावार पाकिस्तान अपनी ज़मीन से हासिल कर रहा है उसकी 3 गुना पैदावार इंडिया उसी ज़मीन से हासिल कर रहा है। वही पंजाब जो तकसीम होकर आधा पाकिस्तान के पास है, आधा इंडिया के पास है, वही दरिया है जो हमारे पास है वो इंडिया से आती है। और वो 3 गुना उसकी पैदावार कैसे हासिल कर रहे? वजह क्या है? वजह ये है कि उन्होंने जदीद साइंसी तरीके अपनाए, उन्होंने रिसर्च वर्क किया, उन्होंने मेहनत की और आज वो हमसे आगे हैं। तो जो बात सच है उससे हम आंखें बंद कर लें या मुखालफत में हम इनकारी हो जाए, नहीं नहीं हम इंडिया की नहीं मानते। भाई आपके मानने या ना मानने से नहीं, वो 1 अरब और 45 करोड़ की आबादी को उनका पूरा पंजाब फीड कर रहा है। वो तो गंदम बाहर से नहीं मंगाते, वो तो दालें बाहर से नहीं मंगाते, वो तो कॉटन बाहर से नहीं मंगाते, वो तो अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। तो आपको बताना ये था हम क्या कर रहे हैं, हम भी कुछ काम कर रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2-3 काम मैं बताता हूँ जिन कामों में हम इंडिया से बहुत आगे हैं। किन कामों में इंडिया से आगे हैं? हम करप्शन में, हमारे अफसरान, हमारे सियासतदान, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी पुलिस और हमारी जुडिशरी करप्शन में इंडिया से बहुत आगे है। भाई हमने नाम पैदा किया ना, इंडिया वाले हमारा मुकाबला नहीं कर सकते करप्शन में, वो हमसे पीछे हैं। ये भी तो काबिल तारीफ बात है ना। जो अच्छी बात है जिसमें हम आगे हैं मैं वो भी आपको बताऊंगा। अच्छा, फिर आपको एक और बात बताऊं, हम जापानी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां V8 और प्राडो और लैंड क्रूजर और वो बेंटले कॉन्टिनेंटल और वो रोल्स रॉयस ये मंगाने में बहुत आगे हैं इंडिया से। पूरे भारत में इतनी लैंड क्रूजरें नहीं होंगी जितनी अकेले हमारे शहर लाहौर में है। ये इसमें हम आगे हैं, इंडिया हमें compete नहीं कर सकता लैंड क्रूजरों में। उसके बाद एक और चीज में हम बहुत आगे हैं, वो भी जरा सुन लीजिए। वो ये है कि इंडिया ने अपने दोस्त इसराइल से दोस्ती करके टेक्नोलॉजी ले ली और एग्रीकल्चर में उन्होंने एडवांसमेंट की। इसराइल दुनिया का वो वाहिद मुल्क है, इस पर मैं दोबारा फिर कोई अलग से वीडियो बनाऊंगा, किन किन टेक्नोलॉजीज में इसराइल ने दुनिया में कमाल कर दिया, कमाल कर दिया। वो मैं अलहदा वीडियो बनाऊंगा, अभी इतना वक्त नहीं है, ये वीडियो शॉर्ट है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, ड्रिप का मतलब है जैसे किसी आदमी को वो लगाते हैं इन्फ्यूजन, ग्लूकोज लगाते हैं, उसको कहते हैं ड्रिप लगाना। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, उन्होंने खेतों में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम राइज किया है और अपने पानी को मैक्सिमम यूटिलाइज किया है, समुंदर के साल्टी वाटर को कन्वर्ट किया है इसराइल ने मीठे पानी में, और फिर अपनी रेतली ज़मीन को जो है वो
पैदावारी ज़मीन में कन्वर्ट किया और उससे पैदावार ले रहे हैं। और वही टेक्नोलॉजी इंडिया ने अपना के ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और हाइड्रोफोबिक इरिगेशन सिस्टम। हाइड्रोफोबिक वो सिस्टम है जिसमें मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, पाइपों में पानी चलता है और पानी से वो फसल पैदा होती है, बड़ी चीज़ें पैदा होती हैं। और इंडिया ने वो टेक्नोलॉजी, इसराइल, वो तो आपस में दोस्त हैं, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं ना, हम तो लड़ाई लड़ रहे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं इसराइल का हमदर्द हूँ। जो हमारी उनके साथ है, तनाज़ात हैं, जो डिफरेंसेस हैं, वो अपनी जगह। लेकिन आपको किस इखलाक ने, आपको किस असूल ने, आपको कौन से मज़हब ने मना किया है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी पाकिस्तान वाले हासिल नहीं कर सकते? क्या इस पे कोई मजहबी पाबंदी है? तो इसका जवाब यह है, हरगिज मजहब पाबंदी नहीं लगाता। मजहब आपको हिदायत करता है इल्म हासिल करने की। आप इल्म हासिल नहीं करते, आपने करप्शन में कमाल किया, फिर आपने लड़ाइयाँ लड़ने में कमाल किया। आपकी अंदर की सियासतदानों की लड़ाइयाँ जो हैं वो ख़त्म नहीं होती। कौम की वेलफेयर का कौन सोचेगा? कौम की वेलफेयर का तो वही सोचेगा ना जो हस्बे इक़्तिदार और हस्बे इख्तलाफ लड़ाइयों से फारग होगा, करप्शन से, लूट मार से फारग होगा, तो फिर वो कौम का सोचेगा। तो अब सवाल ये है कि हमारे हुक्मरान, मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ, थोड़ी सी बातें आपको बताई हैं, सिर्फ ये बताना था कि हमारे हुक्मरान जो सो रहे हैं, हमारी कौम भी सो रही है, ये कब नींद से जागेगी, कब ये तरक्की करेगी? दुनिया मरीख पे पहुंच चुकी है, दुनिया दूसरे सैयारों पे पहुंच चुकी है। आपने बाकी ज़माने के साथ compete करना है। जब आप compete नहीं करेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हासिल नहीं करेंगे, अपने इंजीनियर्स पैदा नहीं करेंगे, साइंसदान पैदा नहीं करेंगे, तो जो आपके लोग तालीम हासिल करते हैं वो अमेरिका में और मुल्कों में जाके वहाँ नौकरियाँ करते हैं, उनका पाकिस्तान को तो कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। तो आप जो है एक अंधेरे गड्ढे में गिरे हुए हैं। खुदा के लिए जाग जाइए, अपनी कौम का सोचिए और अपने हुक्मरानों से मैं अपील करता हूँ कि लड़ाइयाँ ख़त्म कीजिए, कौम के मुस्तकबिल का फिक्र कीजिए। दुनिया ने साइंसी तरक्की हासिल कर रही है और हमने रिवर्स गियर लगाया, पीछे की तरफ जा रहे हैं। हम ऐसी गहरी खाई में गिरे हैं, कोई नहीं आएगा आपको जगाने के लिए जब तक इस नींद से आप खुद नहीं जागेंगे। ये था मेरा आज का सवाल। उम्मीद है कि मेरा मैसेज पाकिस्तानी कौम को पहुंच चुका होगा। आपसे इजाज़त लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह मेरे पाकिस्तान को सलामत रखे, हमारी कौम नींद से जागे। अस्सलाम।